मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एटॉमिक फिजिक्स में स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन, जिसको हम स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन स्पिन के कंसेप्ट को स्टूडेंट हम यूज करने वाले हैं वेक्टर एटम मॉडल के अंदर। और इलेक्ट्रॉन स्पिन का कंसेप्ट कहां से आया? जब सोमरफील्ड थ्योरी फेल हुई थी तो इलेक्ट्रॉन स्पिन का कंसेप्ट सामने आया था। और स्टूडेंट, जैसा कि हम सोमरफील्ड थ्योरी के अंदर स्टडी कर चुके हैं, सोमरफील्ड थ्योरी केवल उन एटम्स के ऊपर अप्लाई हो रही थी जिन एटम के अंदर केवल एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है। यानी कि सोमरफील्ड थ्योरी इज अप्लीकेबल ओनली हाइड्रोजन लाइक एटम, मेरे को ये बोलना चाहिए। लेकिन जब सोमरफील्ड थ्योरी को अप्लाई कहां पर किया गया? उन एटम्स के ऊपर अप्लाई किया गया जिन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा अवेलेबल थी, तो वहां पर सोमरफील्ड थ्योरी फेल हो गई थी। सोमरफील्ड थ्योरी किसी चीज को एक्सप्लेन करने में फेल हुई थी, और किस चीज को एक्सप्लेन करने में फेल हुई थी, हम उस चीज के ऊपर डिटेल में अब स्टडी करने वाले हैं, जो किस चीज को जन्म देगा? इलेक्ट्रॉन स्पिन के कंसेप्ट को जन्म देगा। और स्टूडेंट, अभी मैं इसको थोड़ा सा बाद में एक्सप्लेन करूंगा, इससे पहले सोमरफील्ड थ्योरी के और फेलियर आपके सामने रख देता हूं। सोमरफील्ड थ्योरी किस चीज को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी? अनोमलस जीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी, और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी। अगर मैं अनोमलस जीमान इफेक्ट की बात करूं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर अप्लीकेबल है, ये कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर अप्लीकेबल है। दोनों में मिलता जुलता सा डिफरेंस है। वो क्या है? देखिए, अनोमलस जीमान इफेक्ट क्या कहता है? जो एटम की स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, अगर उन स्पेक्ट्रल लाइन को, यानी कि इमिशन स्पेक्ट्रल लाइन है, मेरे को ये बोलना चाहिए। इमिशन का मतलब जब एटम हायर एनर्जी स्टेट में होता है, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर आता है, तो वो अपने अंदर से कुछ चीज इमिट करता है। एटॉमिक फिजिक्स के अंदर हमने क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यानी कि एटम के स्पेक्ट्रम को जब मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्टडी किया गया, तो उस स्पेक्ट्रम के अंदर जो स्पेक्ट्रल लाइन थी वो क्या हो रही थी? फर्दर स्प्लिट हो रही थी कंपोनेंट्स के अंदर। यानी कि ये वाला मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर बेस्ड है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की बेस्ड है। यानी कि इसमें क्या होगा? स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ एन एटम इज स्टडी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन दे आर टू बी स्प्लिट इनटू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। उस इफेक्ट को तो कहते हैं हम स्टार्क इफेक्ट। अगर स्पेक्ट्रल लाइन किसी एटम्स की को स्टडी किया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, अगर वो स्प्लिट हो रही हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में, तो उस इफेक्ट को बोला जाता है अनोमलस जीमान इफेक्ट। इन दोनों इफेक्ट को भी सोमरफील्ड थ्योरी एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी। अब बात करते हैं हम उसकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट सोमरफील्ड थ्योरी का हमें देखने को मिला। यानी कि सोमरफील्ड थ्योरी किस चीज को एक्सप्लेन करने में फेल हो रही थी? अगर मैं बात ये करूं कि सोमरफील्ड थ्योरी उन एटम के फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में फेल हो रही थी। मेरे को यहां पे लिखना चाहिए ये वर्ड, फाइन स्ट्रक्चर। यानी कि सोमरफील्ड थ्योरी किसको एक्सप्लेन करने में फेल हो रही थी? फाइन स्ट्रक्चर, किन एटम के फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में फेल हो रही थी? जिन एटम के अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। यानी कि ये सोमरफील्ड थ्योरी
किन एटम के फाइन स्ट्रक्चर को तो काफी हद तक सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पा रही थी, हाइड्रोजन लाइक एटम को तो वो काफी हद तक एक्सप्लेन कर पा रही थी, लेकिन फाइन स्ट्रक्चर किन एटम का वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, जिन एटम के अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे, उनके फाइन स्ट्रक्चर को वो एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी। अब इसी फेलियर ने किसको जन्म दिया था? इलेक्ट्रॉन स्पिन को जन्म दिया था। अगर देखिए मैं वर्ड्स बोल रहा हूं, मैं क्या वर्ड्स बोल रहा हूं, जो हमारी सोमरफेल्ड थ्योरी है वो किसको एक्सप्लेन करने में फेल हो रही है? फाइन स्ट्रक्चर या हाइपर फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, जिस एटम के अंदर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। यानी कि ये कैसे पता चला हमें? ये पता चला एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से। और एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से हमने क्या देखा? अब मैं आपको एक एग्जांपल जब बोल के समझाऊंगा आपके सामने तो आपको समझ में आएगा। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स देखिए हमें ये बताते हैं, जब ये मैं आपको ये कहूं, जब ये सपोज करो ये जो एटम है और ये एटम हायर एनर्जी स्टेट से ग्राउंड एनर्जी स्टेट के ऊपर आया और ये स्पेक्ट्रल लाइन इसमें से हमने देखी है। अभी बात करूंगा ये हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम की। अगर मैं इस स्पेक्ट्रल लाइन को एक हाई रिजोल्विंग पावर स्पेक्ट्रोग्राफ से देखता हूं तो ये स्पेक्ट्रल लाइन क्या फर्दर स्प्लिट इनटू टू कंपोनेंट्स। मतलब ये हमें क्या दिख रही थी? ये वाली लाइन किस में दिखाई दे रही थी? दो कंपोनेंट्स में दिखाई दे रही थी। यानी कि इसमें ये दोनों बहुत क्लोज लाइन थी इस लाइन की। इसका मतलब ये एक स्ट्रक्चर है और ये एक स्ट्रक्चर है। इसको पेयर ऑफ लाइन बोलते हैं, डबलेट्स बोलते हैं जिसको। इसका मतलब जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हमें क्या बता रही है? टू क्लोजली लाइंग वेरी फाइन स्पेक्ट्रल लाइन जो क्या बनाती हैं? ये दोनों की दोनों जिनके बीच में स्पेस बहुत कम है वो क्या बनाती हैं? एक सिंगल लाइन बनाती है। या मैं ये कह दूं, जब हमने इस इमिशन स्पेक्ट्रल लाइन को हाइपर फाइन स्पेक्ट्रोग्राफ से स्टडी किया तो दिस सिंगल लाइन स्प्लिट इनटू टू पेयर ऑफ लाइन, यानी कि डबलेट्स के अंदर ये हमें दिखाई दी। या मैं ये कह दूं, उल्टा ये बोल दूं, ये दो क्लोजली लाइन, ये दो क्लोज लाइन है और ये किसकी है? ये क्लोज लाइन किसकी है? एक फाइन स्ट्रक्चर की है, फाइन स्पेक्ट्रम। ये दो क्लोज लाइन आपस में लाइन कर रही है वेरी फाइन स्पेक्ट्रल लाइन जो बनाती हैं एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन को। इसको बोलते हैं हम फाइन स्ट्रक्चर। मतलब जब इस स्पेक्ट्रल लाइन को हमने हाइपर फाइन मतलब किससे देखा? एक वेरी हाई रिजोल्विंग पावर स्पेक्ट्रोग्राफ से स्टडी किया तो ये स्पेक्ट्रल लाइन फर्दर स्प्लिट होती हुई दिखाई दी हमें दो कंपोनेंट में, और उन दो कंपोनेंट्स को हमने क्या नाम दिया? डबलेट्स का नाम दिया। और वही डबलेट्स हमें बताएंगे इलेक्ट्रॉन स्पिन के कंसेप्ट को। यानी कि जो अगर मैं आपके सामने के एग्जाम्पल की बात करूं और वो एग्जाम्पल किसका है? हाइड्रोजन एटम के केस के अंदर है। अगर मैं फर्स्ट लाइन ऑफ ए बाल्मर सीरीज की बात करूं, आपने बाल्मर सीरीज पढ़ी है, जैसे लाइमन सीरीज, पास्चन सीरीज, बाल्मर सीरीज ऐसे होती हैं जब हमने उस स्पेक्ट्रम को स्टडी किया था। मैं सिर्फ कौन सी लाइन की बात कर रहा हूं? फर्स्ट लाइन ऑफ ए बाल्मर सीरीज। और वो भी किस केस में बात कर रहा हूं? हाइड्रोजन एटम के अंदर बात कर रहा हूं। और ट्रांजिशन कहां से कर रहा हूं? N3 से केवल N2 के ऊपर, N3 से N2 के ऊपर। और उसकी ओनली फर्स्ट लाइन जो है वो हमें क्या दिखाई देती है? एक सिंगल लाइन दिखाई देती है।
जब हम उस सिंगल लाइन को हाइपरफाइन मतलब हाई रिजोल्विंग पावर स्पेक्ट्रोग्राफ से देखते हैं तो हमें वो लाइन क्या दिखाई देती है, पेयर ऑफ लाइन के अंदर दिखाई देती है, और जिनके बीच के अंदर जो डिस्टेंस होता है वो ऑलमोस्ट कितना होता है, 0.14 नैनोमीटर, इतना डिस्टेंस होता है। इसका मतलब हमें क्या देखने को मिला स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल हमें क्या बता रहा है, क्या मैं क्या बोल रहा हूं, फर्स्ट लाइन ऑफ ए बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ट्रांजिशन n is equal to 3 to n is equal to 2 of an hydrogen atom is a single line, एक सिंगल लाइन होती है। लेकिन जब इसको हमने, इस सिंगल लाइन को हमने किससे देखा, हमने एक हाई रिजोल्विंग पावर स्पेक्ट्रोग्राफ से देखा, तो ये एक्चुअल में हमें क्या दिखाई दी, दो लाइनें दिखाई दी, और उन दो लाइनों के बीच में जो डिस्टेंस था वो इतना था। तो यहां पर हमें एक नया कंसेप्ट मिला, यानी कि ये दो लाइनें किसकी वजह से हैं। अब ये डबलेट्स में है तो ये इसका मतलब यहां पर कोई बुक बोल रही है 925 और कोई बुक बोल रही है 1927। आप कंफ्यूजन में मत पड़ना, जो आपको बेटर लगे दोनों सेम है। यानी कि मैं 1927 बोल रहा हूं, इन 1927 के अंदर दो यहां पर क्या आए थे, डच ग्रेजुएट स्टूडेंट आए थे, और जिनका नाम क्या था, सैमुअल गोल्डस्मिथ एंड जॉर्ज यूलेनबेक, जिन्होंने एक प्रपोजल सामने रखा। यानी कि इन्होंने एक प्रपोजल सामने रखा था, और जो प्रपोजल होता है वो क्या चीज होती है, जिसका मतलब अभी जिसका कोई प्रूफ ना हो, उस प्रपोजल को क्या बना दिया जाता है, पोस्टुलेट बना दिया जाता है। यानी कि इन दो डच ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ने एक पोस्टुलेट दिया, यानी कि एक प्रपोजल रखा, और उस प्रपोजल में क्या कहा इन्होंने, इलेक्ट्रॉन के पास दो पॉसिबल रैंडम ओरिएंटेशंस हैं, और ये दो पॉसिबल रैंडम ओरिएंटेशन इलेक्ट्रॉन की क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है। तो उन्होंने अपने पोस्टुलेट में क्या कहा, जो उन्होंने पोस्टुलेट दिया, फर्स्ट एवरी इलेक्ट्रॉन पोजेस एन इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम कॉल्ड स्पिन, जिसको हम स्पिन बोलते हैं। ये क्या कंसेप्ट कहना चाह रहा है, हमें इस कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स, अब तक हमने क्या स्टडी किया था, अब तक हमने बोहर के एटॉमिक मॉडल को स्टडी किया था, और बोहर का एटॉमिक मॉडल क्या कह रहा था, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। यानी कि बोहर ने हमें ये बताया था, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रहा है इस सर्कुलर ऑर्बिट, और जिस सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रहा है उसको क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। इसके बाद बोहर ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन के पास क्या चीज है, एंगुलर मोमेंटम है, और उसके पास कितना एंगुलर मोमेंटम है, अगर इलेक्ट्रॉन इस फर्स्ट ऑर्बिट में है तो इसके पास कम से कम कितना एंगुलर मोमेंटम होगा, NH/2π। यानी यहां पर अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका मतलब बोहर ने ये कहा था, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम है, और वो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, इसके बराबर होगा। और एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, उस एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या बताई थी हमने, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिवॉल्व, ये बताया था। यहां पर इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगर अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो इन दो डच स्टूडेंट्स ने एक चीज और प्रपोज की। उन्होंने क्या कहा
इसके साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ तो सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व कर ही रहा है, लेकिन अपने एक्सिस के ऊपर वो क्या कर रहा है, स्पिन भी कर रहा है। ऐसे स्पिन भी कर रहा है मींस अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो इस एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रॉन ऐसे क्या कर रहा है, स्पिन भी कर रहा है। उन्होंने इस कंसेप्ट को दिया और इस स्पिन की वजह से इलेक्ट्रॉन के पास क्या चीज है, एंगुलर मोमेंटम है। अभी बात करेंगे, यानी कि इन्होंने मेरा फर्स्ट कंसेप्ट समझने की कोशिश करना, एवरी इलेक्ट्रॉन पोजेसेस इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम। इसका मतलब क्या है, बोहर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, तो उसके पास क्या चीज है, एंगुलर मोमेंटम है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के ऊपर क्या कर रहा है, स्पिन भी कर रहा है। उस स्पिन की वजह से इलेक्ट्रॉन के पास क्या चीज है, एंगुलर मोमेंटम है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू स्पिन। अब उन्होंने क्या कहा है, पोस्टुलेट दिया है, यानी कि जिस चीज का कोई प्रूफ नहीं हो उसको पोस्टुलेट बना दो। लेकिन इसके बाद में डिराक नाम का साइंटिस्ट इसको क्या कर देगा, प्रूव कर देगा, तो ये पोस्टुलेट खत्म हो जाएगा और इसका हमें एक मैथमेटिकल प्रूफ मिल जाएगा। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इसका किसने दिया था, स्टर्न एंड गर्लेस ने दिया था। इसके बाद उन्होंने सेकंड पोस्टुलेट में क्या वर्ड बोले थे, Thus magnitude of spin is same for all electron। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होगी उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, सबका बराबर होगा, और वो कितना होगा, 1/2 होगा। यानी कि अभी हम बात करने वाले हैं थर्ड के ऊपर, जब यहाँ पे कंसेप्ट आएगा, ईच एंगुलर मोमेंटम हैज ए मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद इट। यानी कि देखिए हमने स्टडी किया था, अगर इलेक्ट्रॉन या इस केस में सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास क्या चीज है, एंगुलर मोमेंटम है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन जब भी अपनी जगह से चलना स्टार्ट कर देता है तो क्या बनाता है, करंट बनाता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसको क्या बना देगा, एक करंट लूप बना देगा। करंट लूप बनते ही ये क्लोज्ड करंट लूप बन गई, और ये करंट लूप कैसा बिहेव करना स्टार्ट कर देगी, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगी। इसका मतलब इस केस में इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रिवॉल्व कर रहा है तो करंट कैसे बनेगा, इस केस में करंट इस केस में अगर क्लॉकवाइज बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो इस ऑर्बिट का अपर सरफेस हमें कैसा नजर आने वाला है स्टूडेंट, अपर सरफेस हमें इसका नजर आएगा ऐसे साउथ नजर आएगा, और इसको पीछे से देखेंगे तो हमें क्या नजर आएगा, एन नजर आएगा। इसका मतलब ये जो ऑर्बिट है वो कैसा एक्ट करना स्टार्ट कर देता है, एक मैग्नेट की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर देता है। क्यों, मैग्नेट का क्या एग्जिस्ट करता है, डाइपोल एग्जिस्ट करता है, और डाइपोल कौन सी डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है, साउथ टू नॉर्थ एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब इस ऑर्बिट का भी क्या एग्जिस्ट करेगा, डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा, मैग्नेटिक डाइपोल एग्जिस्ट करता है, मैग्नेटिक मोमेंट एग्जिस्ट करता है। और वो मैग्नेटिक मोमेंट की हमने वैल्यू निकाली थी स्टूडेंट, कितनी निकल के आई थी, उस ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जिसको हमने बोला था, और उसकी वैल्यू निकल के आई थी -E/2m इंटू एंगुलर मोमेंटम, ये निकल के आई थी अगर बात हो। और ये दोनों के दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, एंगुलर मोमेंटम एंड मैग्नेटिक मोमेंट। यहां से यहां पर एक माइनस का साइन आया है, ये क्या बताना चाह रहा है, जो दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अगर इस एटम का सपोज करो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किस डायरेक्शन में है, इस एटम का, इसका सपोज करो इस डायरेक्शन में है, ये अगर इसका एंगुलर मोमेंटम है तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट स्टूडेंट इसका बिल्कुल अपोजिट ऐसे आएगा, ये ऑर्बिटल। और यहां पर देखिए मैंने एक वर्ड लिखा है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो क्या लिखा है देखिए, उसकी वैल्यू कितनी लिखी है यहां पर मैं आपको बताऊं,
मैग्नेटिक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज इक्वल टू, यहां पर माइनस एक g इंटू एल लिख दूं, E/2m इंटू एल वेक्टर। तो यहां पे ये जी एल क्या चीज है, एक जी फैक्टर है, स्प्लिटिंग जी फैक्टर भी बोलते हैं जिसको। इस केस में जी फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहां पर 1 लिखते हैं तो ये बनता है। ऐसे ही हमारे पास स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन, उसकी वैल्यू कितनी आती है, उसकी वैल्यू आती है यहाँ पर GS माइनस E/2n इंटू एस वेक्टर। यानी कि यहां पर देखिए मैंने ये वर्ड्स लिखा है, ईच एंगुलर मोमेंटम, यहां पे ये मैंने क्या लिखा, एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू स्पिन हैज मैग्नेटिक मोमेंट, उसका क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा, उसके साथ क्या होगा, एसोसिएटेड होगा। ये उन्होंने पोस्टुलेट दिया था। और यहां पर इसका मतलब यहां पर ये हमने प्रूव किया, इस एंगुलर मोमेंटम का, इस ये जो हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो क्या बन रहा है, करंट लूप बन रहा है। करंट लूप बन रहा है तो वो लूप कैसा बिहेव कर रही है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। और मैग्नेट का क्या एग्जिस्ट करता है, डाइपोल एग्जिस्ट करता है। तो हमने डाइपोल मोमेंट निकाला था, मैग्नेटिक मोमेंट निकाला था, वो इतना निकल के आया था। और ये दोनों आपस में क्या आए थे, अपोजिट डायरेक्शन में आए थे। तो यहां पर सिमिलरली उन्होंने ऐसा कहा, क्या कहा, ईच एंगुलर मोमेंटम हैज ए मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद इट, उसके साथ एसोसिएट होगा। और ये बिल्कुल उनका पोस्टुलेट करेक्ट था। अब इस चीज को जस्टिफिकेशन के लिए उन्होंने क्या कहा, अगर हमें इस इन प्रिडिक्शन से क्या होना है, अंडरस्टैंड, इन प्रिडिक्शंस को अंडरस्टैंड करना है या इन प्रिडिक्शन से अवेयर होना है, तो उन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन शुड कंसिडर एज ए चार्ज स्फीयर। इलेक्ट्रॉन को क्या मान लो, इलेक्ट्रॉन इज टू बी कंसिडर्ड एज ए चार्ज स्फीयर स्पिनिंग ऑन इट एक्सिस। जैसे इलेक्ट्रॉन को क्या मान लो, एक चार्ज स्फीयर मान लो, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, और इन एक्सिस के ऊपर क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है। तो यहां पर उन्होंने सिर्फ ये पोस्टुलेट दिया था, यानी कि उन्होंने अपने पोस्टुलेट में क्या कहा है, अगर आप समझे हो तो। अभी मैं पोस्टुलेट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पोस्टुलेट में उन्होंने क्या कहा है कि इलेक्ट्रॉन के पास 2 पॉसिबल रैंडम ओरिएंटेशंस होंगी। ये जो पेयर्स में जो लाइनें आई हैं, 2 पॉसिबल रैंडम ओरिएंटेशंस में होंगी, और ये उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी होगी, उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगी, उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होगी। अब इसके बाद वो क्या कहना चाह रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन इस एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम है, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के पास एंगुलर मोमेंटम होगा। वो किसकी वजह से होगा, स्पिन की वजह से होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे। और उसको डिनोट किससे करेंगे, म्यू, उसको डिनोट करेंगे हम एस से डिनोट करेंगे। ये जो मैंने ये क्या किसकी, ये एस वेक्टर जो होगा, ये क्या होगा, ये मोमेंटम होगा ड्यू टू स्पिनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स एक्सिस। अपने एक्सिस के ऊपर स्पिनिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा, स्पिन एंगुलर मतलब एंगुलर मोमेंटम होगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू स्पिन या स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये बोलेंगे। इसके बाद उन्होंने क्या कहा है, ये वाली बात कहने के बाद, और ये उसके पास इंटरनल प्रॉपर्टी है, यानी कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इसके बाद उन्होंने क्या कहा है, इस लाइन के ऊपर उन्होंने क्या कहा, अगर इलेक्ट्रॉन के पास ये है तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या चीज है, ये चीज है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास ये चीज है, तो यहां पर ये चीज क्या चीज है, ये मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन है इलेक्ट्रॉन के पास। और इसकी वैल्यू क्या होगी, यहां पर जीएस की वैल्यू कितनी होगी, यहां जीएस की जो वैल्यू है इस केस में, जीएस इज इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा।
यानी कि जीएस की वैल्यू 2 का क्यों आएगी, जीएस की वैल्यू कितनी होगी 2s+1 होती है, अगर आपको पता हो तो, जिसको हम क्या बोलते हैं, जी फैक्टर भी बोलते हैं या स्प्लिटिंग जी फैक्टर भी बोलते हैं। अब अगर आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे तो हमने एक स्पेस क्वांटाइजेशन के अंदर एक कंसेप्ट को स्टडी किया था, और वहां पर हमने क्या स्टडी किया था, देखिए अब मैं इनको हटा देता हूं यहां से। और स्पेस क्वांटाइजेशन के अंदर आपने क्या स्टडी किया था, हमने एंगुलर मोमेंटम का किसी पर्टिकुलर एक्सिस यानी कि एंगुलर मोमेंटम के प्रिसीजन को स्टडी किया था अबाउट जेड एक्सिस, और वो प्रिसीजन क्या था, क्वांटाइज्ड था, अगर आपको कुछ याद हो तो। यानी कि अगर मैं बात करूं किसकी, स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसकी वजह से बात करें तो हमने ये देखा था ये हमने कोई जेड एक्सिस लिया था, और इस जेड एक्सिस के पैरेलल हमने क्या अप्लाई कर दी थी, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर दिया था। हमने क्या कहा था, ये कोई एटम का न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ कोई इसके चारों तरफ कोई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, सपोज करो। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने की वजह से इसके पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा, ये उसका एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन थी, और ये एंगुलर मोमेंटम इस ऑर्बिट के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कौन सी होती है, हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन इन विच इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिवॉल्व। ये मैंने ऑर्बिट थोड़ा टेढ़ा इसीलिए दिखाया है कि मैं आपको ऐसे शो कर दूं, ये एंगुलर मोमेंटम था, और ये थीटा एंगल के ऊपर था, किससे था, इस जेड डायरेक्शन से था, जेड एक्सिस से था, और इस जेड एक्सिस के पैरेलल हमने क्या अप्लाई की थी, मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि इस एटम को हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया था, और मैग्नेटिक फील्ड इस एंगुलर मोमेंटम के ऊपर कैसे एक्ट की थी, परपेंडिकुलर एक्ट की थी। तो ये हमने क्या देखा था, ये एंगुलर मोमेंटम मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट क्या करना स्टार्ट कर दिया था, ऐसे ऐसे प्रिसीजन करना स्टार्ट कर दिया था, ओरिएंट करना स्टार्ट कर दिया था। और वो प्रिसीजन कैसा था, क्वांटाइज था, यानी कि ये एंगुलर मोमेंटम थीटा की डिस्क्रीट वैल्यू के ऊपर बी के अबाउट क्या कर रहा था, प्रिसीजन कर रहा था। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, डिस्क्रीट वैल्यूज के ऊपर इस ये एल इस बी के चारों तरफ क्या करेगा, प्रिसीजन करेगा। तो अब बात हम यही कर रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन स्पिन की, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, इस एंगुलर मोमेंटम को यहां से हटा दूं, एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन को हटा दूं। अब किसको ले लूं, ये मैं किसको ले लूं, ये ले लूं मैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू, यानी कि कौन से एंगुलर मोमेंटम की बात करूं, एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू स्पिन, यानी कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम की। अब मैंने स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा हूं किसी इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन कैसा हमने ट्रीट कर रखा है, इलेक्ट्रॉन इज टू बी कंसिडर्ड एज ए चार्ज स्फीयर एंड स्पिनिंग इट ऑन एक्सिस, ये चार्ज स्फीयर है और वो अपने एक्सिस के ऊपर स्पिनिंग कर रहा है, जिसकी वजह से इसके पास क्या चीज है, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। और वो इस जेड एक्सिस के, मैंने इस जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस है, इसके पैरेलल क्या अप्लाई कर रखी है, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसके परपेंडिकुलर ऐसे अप्लाई कर रखी है मैग्नेटिक फील्ड, या जेड एक्सिस ले लो। तो ये वाला स्पिन, ये जो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन है या स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, ये भी इस बी के अबाउट क्या करना स्टार्ट कर देगा, प्रिसीजन करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि प्रॉपर्टी तो सारी वही है। और इसका प्रिसीजन मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा। और क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ इस एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू स्पिन कितनी होगी अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, अब मैं उसकी बात कर रहा हूं। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये हमारे पास जो है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, या मैं यह क्या बोल दूं, एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को हमने किसके अंदर प्लेस कर दिया, इन्हें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया। तो क्या होगा, ये जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है
ये जेड एक्सिस के अबाउट या मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट क्या करना स्टार्ट कर देगा, प्रिसीजन करना स्टार्ट कर देगा। और ये प्रिसीजन क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा। और क्वांटाइज्ड वैल्यू कितनी होंगी स्पिन एंगुलर मोमेंटम की, अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स क्या वो डिस्क्रीट होती है, वो कितनी होती है, एस की वैल्यू। इसका मतलब हमारे पास दैट इज इक्वल टू √ एस इंटू एस प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। और ये स्पिन एस क्या चीज है, यहां पर स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ये एस क्या चीज है, स्मॉल एस, स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, यहां पर लिख देता हूं मैं, इसकी वैल्यू 1/2 होती है। अब मैं ये कहूं इस स्पिन एंगुलर मोमेंटम का जेड एक्सिस के अलोंग क्या होगा, एक कंपोनेंट होगा। मैंने जेड एक्सिस के अलोंग इस एस का क्या बोला है, एक कंपोनेंट बोला है। और ये क्या है, क्वांटाइज्ड वैल्यू है, ठीक है। तो कंपोनेंट इस स्पिन एंगुलर मोमेंटम का जेड एक्सिस के पैरेलल कंपोनेंट क्या होगा, एस जेड ही तो होगा। देखिए निकाल लो, मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं, ये ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, इसको मैंने नाम दे दिया, सपोज करो ए, ये हो गया, ये ओ, ये ए, ये सपोज करो सी। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, ये 90 है ना, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बन गई। थीटा 90 डिग्री कहां पर है, सी के ऊपर 90 डिग्री है। थीटा कहां पर है, थीटा तो यहाँ ओ के ऊपर है। और ये क्या बच गया, ए बच गया। तो मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, ओ सी निकालना चाह रहा हूँ ना, ओ सी निकालना चाह रहा हूँ। मेरे पास क्या चीज है, ओ ए है, ये चीज है, परपेंडिकुलर है, हाई परपेंडिकुलर है, बेस निकालना चाह रहा हूं। तो कोस थीटा ही लगता है, कोस थीटा इज इक्वल टू OC अपॉन ओ ए। और ओ ए क्या चीज है, मैग्नीट्यूड एस, यही तो है, मैग्नीट्यूड में मिलेगा ये। OC की वैल्यू निकल गई हमारे पास, ओ ए इंटू ओ एस वेक्टर। इसका मतलब हमारे पास पैरेलल इस स्पिन एंगुलर मोमेंटम का, स्पिन एंगुलर मोमेंटम किसका है, ये यहां पे ये वर्ड याद रखना, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हुज पैरेलल कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस बी कितना होगा, एस जेड। और वो कितना होगा, यहां से कोस थीटा के फॉर्म में आएगा, ओ ए को इधर से लिया आऊंगा, ओ ए। और ओ ए क्या चीज है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ एस वेक्टर ये है। तो हमारे पास ये आ गया, दैट इज इक्वल टू एस वेक्टर कोस थीटा, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए, अगर मैं इस कोस थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लूं, अभी बात करते हैं। देखिए, अगर मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, ये जो एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू स्पिन या स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स इज क्वांटाइज्ड एंड हुज क्वांटाइज्ड वैल्यू कम्स आउट टू बी दिस, ठीक है, ये है। और ये क्वांटाइज वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू, अगर मैं यहां पर ये वैल्यू पुट करूं तो 1/2 इंटू 3/2 का रूट h/2, यही तो आएगी h/2 पाई। और ये कितना आ गया, √3, और नीचे 4 आएगा तो ये 2h अपॉन 2 पाई ये आएगी। या इसको हम h अपॉन 2 पाई को h कट भी बोल देते हैं। क्वांटाइज्ड होगा, और क्वांटाइज्ड होगा तो यानी कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज टू बी क्वांटाइज्ड एंड उस क्वांटाइज्ड वैल्यू इज टू बी कम्स आउट टू बी दिस। अगर ये क्वांटाइज्ड है तो ये भी तो क्वांटाइज्ड होगा, क्योंकि एस जेड क्या चीज है, एस जेड तो एस का ही तो एक कंपोनेंट है। अगर एस क्वांटाइज्ड है तो उसका कंपोनेंट भी क्वांटाइज्ड होगा। अगर ये क्वांटाइज्ड है तो इसकी क्वांटाइज्ड वैल्यू क्या होगी, एस जेड इज इक्वल टू एम एस इंटू एच अपॉन 2 पाई, ये इसकी क्वांटाइज्ड वैल्यू होती है। और यहां पर एम एस क्या चीज है, एम एस इज इक्वल टू स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर,
और इसकी वैल्यू कितनी होती है ms की, इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी स्पिन क्वांटम नंबर के ऊपर, इसके ऊपर s के ऊपर 1/2 के ऊपर डिपेंड करेगी। और इसकी वैल्यू ms की वैल्यू कितनी होती है, -s2s होती है। यानी कि -s2s कितनी हो गई, देखिए अगर मान लो -s मैं बात करूं, सपोज करो एक एग्जांपल देके दिखा रहा हूं आपको, s की वैल्यू कितनी है, सपोज करो -1/2 है। इफ s इज इक्वल टू -1/2 तो ये कितनी होंगी, -1/2 या मैं ये एग्जांपल ले लूं, s की वैल्यू अगर 1 है, ms की वैल्यू अगर यहाँ s की वैल्यू 1 है तो ms की वैल्यू कितनी आएंगी, -1 0 1 3 आएंगे ना। एग्जाम्पल देके दिखा रहा हूं, अगर 2 है, यहाँ पर 2 है तो कितनी वैल्यू आएंगे, -2 -1 0 1 2 ये आएंगे। ये 5 ये 3, 2 के ऊपर तो 5, 1 के ऊपर 3, तो ये क्या बन रही है, 2s + 1 ये बन रही है। इसका मतलब ms की कितनी वैल्यू होंगी, ms की हमारे पास 2s + 1 वैल्यूज होंगी। तो अब अगर यहां पर मेरे पास ये है तो cos थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां से हम cos थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, cos थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लो, cos थीटा कम्स आउट टू बी sz अपॉन s, यही तो आएगी। और ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे इसमें, तो क्या बनेगी हमारे पास, देखिए स्टूडेंट, तो sz की वैल्यू कितनी है, ms h अपॉन 2 और s की कितनी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है ये s इंटू s + 1 इंटू h अपॉन 2 h नीचे और 2 ऊपर। ये 2 से 2 कट गया, h से h कट गया, तो ये कितनी वैल्यू आ गई, ms अपॉन √s इंटू s + 1। ये समझ में आ रहा है यहां तक। तो यहां से अगर मेरे पास cos थीटा की वैल्यू ये आ गई तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए तो मैं थीटा की वैल्यू को यहां पर लिख देता हूं, तो ये क्या आएगी, थीटा की वैल्यू cos इनवर्स, थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ms ब्रैकेट में ms अपॉन √s इंटू s + 1। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब यहां पर देखिए s की कितनी वैल्यू है, s की तो केवल एक वैल्यू है, लेकिन s की एक वैल्यू है, यहां पर मैं इसको हटा दूं, ms की कितनी वैल्यू होंगी, -s की वैल्यू, ms की वैल्यू कितनी है, -s2s और s की कितनी वैल्यू है, एक वैल्यू है 1/2, तो ms की कितनी वैल्यू होंगी, -s -1/2 और 1/2, यही तो दो होंगे। यानी कि इसकी -s और s के बीच इन ये वैल्यू होंगी, -s2s। तो यहां से क्या पता चला हमें, देखिए अगर s की वैल्यू 1/2 है तो हमारे पास किसकी वैल्यू, ms की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ms की वैल्यू हमारे पास यहां पर कितनी होगी, दो वैल्यूज होंगी। s की तो केवल एक वैल्यू है, ms की दो वैल्यूज हैं, और क्या क्या वैल्यू हैं, s की वैल्यू अगर मैं 1/2 ले रहा हूं, s का पहला केस मैंने लिया कौन सा, 1/2। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं, तो यहां से इसको हटा दूं, यानी कि मैंने क्या बोला है, देखिए s की वैल्यू तो कितनी है, 1/2 है, स्मॉल s से ही। इस एग्जांपल लिया, ms की वैल्यू अगर 1/2 होगी तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, cos इनवर्स, वैल्यू पुट करो वहां पर 1/2 और नीचे यहां पर s की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2
इंटू 1/2 प्लस 1 3/2 ब्रैकेट, ये कितनी हो गई कोस इनवर्स 1/2 और यहां से √3, नीचे 2 2 4, 4 का √2 तो 2 ऊपर चला गया, ये 2 से 2 कट गया और ये कितना आ गया कोस इनवर्स 1/√3 और ये वैल्यू कितनी निकल के आई स्टूडेंट, हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के आएगी 54 पॉइंट समथिंग। आप कैलकुलेट करके देख लेना, मेरे को ये वैल्यू थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकती है। सेकंड केस अगर मैं ले रहा हूं, एस की वैल्यू तो कितनी होगी 1/2 और एमएस की वैल्यू कितनी होगी, एमएस की वैल्यू होगी -1/2। तो इस केस में सिर्फ क्या फर्क आएगा, थीटा की वैल्यू निकालोगे तो कोस इनवर्स यहां पर ये माइनस में √1/√3 आ जाएगा और ये माइनस में इसकी वैल्यू आती है 125.2, ये मैंने तो कैलकुलेट कर रखी है, इतना डिग्री आती है। इसका मतलब यहां से मैं अगर आपको दिखाऊं, अगर इसको मिटा दूं यहां से इस चीज को समझाऊं तो मैं क्या समझा पा रहा हूं आपको, देखिए ये जो हमारे पास जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की थी, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की थी हमने, तो ये जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम था, ये एमएस की वैल्यू अगर मेरे पास 1/2 है, एमएस इज इक्वल टू, ये तो मेरे पास जेड कंपोनेंट है, ये इस जेड के अराउंड में क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एमएस की वैल्यू कितनी ले रहा हूं मैं, पहला केस 1/2, तो ये थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, थीटा कम्स आउट टू बी 54.7 डिग्री, ये आ रही है। अगर मैं थीटा एमएस की वैल्यू कितनी ले रहा हूं -1/2, यानी कि मैं एमएस की वैल्यू कितनी ले रहा हूं, एमएस की वैल्यू ले रहा हूं -1/2, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है इस केस में, ये यहां तक तो 90 बनेगा और ये कितनी बन रही है 125.2 डिग्री। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, मैं वो समझाना चाह रहा हूं। इसका मतलब स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू तो 1 होगी, लेकिन एमएस की वैल्यू, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होंगी, 2 होंगी। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आएंगी, 2 आएंगी। 2 क्या चीज है, डिस्क्रीट है, मतलब क्वांटाइज्ड है। इसका मतलब जो हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड जो ओरिएंटेशन होगा या प्रिसीजन होगा, वो क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा। और वो किसका होगा, इस एटम का होगा, इस एटम के इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वजह से होगा। तो वो क्या बन गया, स्पेस क्वांटाइजेशन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन स्पिन बन गया। इसका मतलब मैं क्या समझा रहा हूं, देखिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 1, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ड्यू टू स्पिन की वैल्यू 2। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आई, एक ये निकल के आई, एक ये निकल के आई, θ1 निकल के आया, θ2 निकल के आया, टोटल वैल्यू कितनी बनी, 2 बनी। 2 क्या चीज है, डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट का मतलब क्वांटाइज्ड है। इसका मतलब यहां से क्या हो गया, एस का जो ओरिएंटेशन होगा जेड एक्सिस के अबाउट, वो क्या होगा, वो क्वांटाइज्ड होगा। तो अब हम इस जेड कंपोनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, स्पिन, इसका ये क्या, स्पिन एंगुलर मोमेंटम के जेड कंपोनेंट की वैल्यू पैरेलल टू जेड एक्सिस निकाल लेंगे। यहां पर एमएस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2, तो यहां पर पुट कर देंगे बस, क्योंकि हमारे पास देखिए एस जेड की वैल्यू क्या लिखी थी, एस जेड इज इक्वल टू MS/H/2π, यही होती है। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, MS/H। तो अगर ये MS की वैल्यू 1/2 है, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम के
मैग्नेटिक फील्ड या जेड एक्सिस के पैरेलल जो कंपोनेंट होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर 1/2 पुट कर देंगे। तो ये कितना आ गया 1/2 h कट, और इसकी कितनी आ जाएगी, यहां से निकाल लेंगे इसकी -1/2 h कट, ये आ गई। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन और है, देखिए जो ये हमने बोला ना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट अभी हमने लिखा था, मैग्नेटिक मोमेंट कितना, मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं एक रिलेशन बता रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी बार पूछते हैं उसको एग्जाम में। क्या लिखना है हमें मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन या स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को किसकी टर्म में लिखो, बोहर मैग्नेट्रॉन की टर्म में लिखो। हमें स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी रिटन इन टर्म ऑफ ए बोहर मैग्नेट्रॉन। तो हमने पता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स स्पिन कितना होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना अभी बताया था हमने, -GSE/2m इंटू एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू स्पिन। इस क्वांटिटी को मैं नाम दे रहा हूं 1, और इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं किससे, h/2π से, या इसको क्या लिखते हैं हम h कट, ये भी लिखते हैं। तो इससे मैं मल्टीप्लाई भी कर दूं डिवाइड भी कर दूं, तो मेरे पास ये जो ये मैग्नेटिक मोमेंट या ड्यू टू स्पिन या स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना बन जाएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू -GSEh/2 to 4πm, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। और जो ये इसको हमने ये तो मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको अभी हमें क्या करना है, डिवाइड भी तो करना है h/2π से, क्योंकि इससे तो मैंने h/2π से तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड करूंगा तो h नीचे और 2π ऊपर, ये चला जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2। ये वाली जो क्वांटिटी होती है ना, इसको हम क्या कहते हैं, बोहर मैग्नेट्रॉन। तो हमारे पास ये μs क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू -GS/μb इंटू, पहले मैं लिख लू 2π/h इंटू s वेक्टर। अब हम क्या लिख सकते हैं, इस मैग्नेटिक मोमेंट का क्या लिख सकते हैं, जेड एक्सिस के पैरेलल कंपोनेंट लिख सकते हैं। तो इस क्या आएगा, इस मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, द कंपोनेंट ऑफ दिस अलोंग जेड एक्सिस कितना आ जाएगा, इसका कंपोनेंट जेड एक्सिस के अलोंग कितना आ जाएगा, μSz इज इक्वल टू -GS/μb 2π/h, और ये क्या बन गया Sz। और Sz की वैल्यू कितनी होती है, अभी हमने लिखी थी ms h/2π, यही तो होती है। यहां से ये h से h कट गया, 2π से 2π कट गया, तो ये क्या आ गया -GS/μb इंटू ms। अब GS की वैल्यू कितनी होती है, GS इज इक्वल टू 2s+1, s इज इक्वल टू 1/2, तो GS कम्स आउट टू बी 2। ms की वैल्यू कितनी होती है, ms की वैल्यू होती है -1/2 एंड +1/2, दो वैल्यूज होती हैं। तो यहां पर जब ये सारी वैल्यू पुट करें, GS की वैल्यू प्लस माइनस बन गया, ये दोनों वैल्यूज होंगी 2μb, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, तो ये कट गया इससे। तो हमारे पास ये क्या आ गया, ये आ गया, इसका मतलब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, दैट कम्स आउट, एक रिलेशन बन गई, और रिलेशन क्या बन गई,
एस जेड इज इक्वल टू म्यू बी प्लस माइनस म्यू बी। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस है जो हमारे काफी कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे आने वाले टाइम पे। थैंक यू।